में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं राहुल कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें अपन फिजिक्स के मिक्स प्रैक्टिस क्लास करेंगे, जो लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें अपन ऐसे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। आपके जो एग्जाम रिलेटेड जो ओरिएंटेशन के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं ऑथेंटिक, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, थ्योरी टाइप और न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आपके ईजी आते हैं, सरल आते हैं यानी। और जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपके घुमाए हुए आते हैं कुछ, क्योंकि उन्हीं में ज़्यादा आपके नंबर कटने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ। प्लान ए में थ्योरी वाले चलेंगे, टोटल जो प्लान भी होगा उसमें न्यूमेरिकल भी चलेंगे, थ्योरी भी चलेंगे, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल चलेंगे। तो आपकी जो क्वेरी होगी वो सभी सोल्व की जाएगी। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक सरल लोलक का गोलक अधिकतम एच ऊंचाई तक जा सकता है तो उसका जो उच्चतम वेग होगा वो क्या होगा। ऐसे बोल रहा है कि कोई एक लोलक है, क्या है लोलक, यदि इसको एच ऊंचाई तक क्या किया जाता है, इसको पेंडुलम को क्या किया जाता है, दोलन कराया जाता है एच ऊंचाई तक। तो यहाँ पे यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है तो यह यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। अर्थात यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोलन करने के बाद एच ऊंचाई पे आगे जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वल। अगली स्क्रीन पे लिखते हैं इसको इक्वल कैसे होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। m से m कट जाएगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। क्या आ जाएगी, √2gh, जो कि अपना ऑप्शन क्या है, बी है। जो कि अपना ऑप्शन क्या है, बी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, पीछे वाले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बनने के भी चांस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन में यही पूछा जाता है जो मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, विस्फोट होने के पश्चात एक वस्तु दो असमान द्रव्यमानों के टुकड़ों में टूट जाती है तब। यानी कोई विस्फोट होता है, यानी जो बम का धमाका होता है, इसके कारण जो ये कोई वस्तु होती है वो असमान द्रव्यमानों का मतलब है कि वह हल्के द्रव्यमान और भारी द्रव्यमान दो द्रव्यमानों में टूट जाती है। तो इसके कारण आपको ए ऑप्शन क्या दिख रहा है कि भारी भाग का संवेग अधिक होगा, रोंग। मैंने कल भी बताया था कि आपको जो मोमेंटम होती है वो कंजर्व क्वांटिटी होती है, संरक्षित राशि होती है। इसको न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न, यानी इसमें भारी हल्के का कुछ रोल नहीं होता है। ए रोंग हो जाएगा। गतिज ऊर्जा समान होगी, रोंग। गतिज ऊर्जा समान नहीं होगी, क्योंकि यदि इसका मास कम है तो इसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मास अधिक है तो इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड होती है, आपको पता है। तो आपको क्या हो जाएगा, बी भी रोंग हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, जो सी ऑप्शन है उस पर चलते हैं। वो क्या है, दोनों टुकड़ों के संवेग आंकिक रूप से का मतलब हो जाएगा क्वांटिटी रूप में बोल रहा है। मैथमेटिकल रूप में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी क्या होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में ही बदला जा सकता है संवेग को, यानी वो क्वांटिटी रूप में होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संवेग क्या हो जाता है, आंकिक रूप से समान होता है, आंकिक रूप से बोला जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में बोला जा रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से, यानी कोई 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड है, क्या है, 10 kg द्रव्यमान का, पृथ्वी की सतह से कितना है, 10 मीटर ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से कितनी है, 10 मीटर ऊंचाई। तो गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि पृथ्वी की पिंड पे छोड़ा जाता है, कि ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, ऊपर से छोड़ा जाता है। तो इसमें जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, mgh के, क्योंकि द्रव्यमान और हाइट पे डिपेंड होने वाला जो वर्क होता है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। इसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है गुरुत्वीय बल इसमें। तो mgh हो जाएगा। W की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड करेंगे। W इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है, 10। G की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 10। पॉइंट से कितना 10 चला जाएगा, क्योंकि नीचे 10 आएगा, 980 क्या आ जाएगा, जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कार्य हमेशा धनात्मक होता है, कार्य लगभग धनात्मक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस कब होता है, जब वो प्रति समांतर होती है, यानी कोस की वैल्यू क्या होती है, 180, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तब क्या होता है, वर्क डन -1 होता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 980 जूल हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक मजदूर, यानी कोई क्या है, एक मजदूर या फिर कूली, कुछ भी मान सकते हो, वो अपने सिर पर 25 kg का क्या रखता है, अपने सिर पर 25 kg का भार रख रखा है। पत्थर रखकर समतल पर चल रहा है, समतल पर आगे की ओर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित होता है, आगे की ओर चलता है।
तो गुरुत्वीय बल, सबसे पहले जो 25 kg का भार है वह नीचे की ओर क्या लगाएगा, एक अप्लाई फोर्स लगाएगा, गुरुत्वीय बल लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा, क्या ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वीय बल लगाएगा। आपको पता है गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लगेगा, अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो इस तरफ एस, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है गुरुत्वीय बल। आपको पता है इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो कितना बना, 90 डिग्री। तो अपन जानते हैं वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W = FS cos थीटा। क्या होता है, FS cos थीटा। थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 0 होती है। कितनी, 0, 0 होती है। मैं थोड़ा क्या है क्वेश्चन को स्पीड से कराता हूँ, क्योंकि इससे क्या होती है आपकी भी स्पीड बढ़ती है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में स्पीड ज़्यादा मेंटेन करना आपके लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अपन को और ऑप्शन पे नहीं जाना होता, अपने को क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है उसी पे क्लिक करना होता है। और आगे वाले क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहां गुरुत्वीय विभव 0 है। सबसे पहले जो गुरुत्वीय विभव यानी गुरुत्वीय तीव्रता को बोलो चाहे गुरुत्वीय विभव 0 बोलो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो I का dV/dx होता है। जो dV है ये क्या है, गुरुत्वीय विभव में परिवर्तन की दर, dx क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। आपको पता है इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। वेलोसिटी यानी विभव की वैल्यू क्या है, 0 है। यदि विभव की वैल्यू 0 होगी तो इंटेंसिटी तीव्रता की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता भी होगी वो भी क्या होगी, 0। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से 0 होगा। यदि विभव 0 है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी गुरुत्वीय क्षेत्र भी क्या होगा, अनिवार्य रूप से 0 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से आया हुआ है। एग्जाम में कभी कभी वैल्यू चेंज दी हुई होती है, जैसे 2 गुने की जगह 3 गुना दे देता है, 4 गुना दे देता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है किसी ग्रह की जो कक्षीय त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या में क्या है, दुगुनी है। ग्रह की, अगर ग्रह की माने तो अपन प्लेनेट की जो रेडियस है वो कितनी है, 2RE, यानी जो अर्थ की रेडियस है उसके दुगुनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। तो ग्रह का जो परिक्रमण काल होगा यानी जो TP, प्लेनेट का जो आवर्तकाल होगा वो अपने को बताना है, टाइम पीरियड बताना है, अपने को गिवन दिया हुआ है ये चीज़ें। इससे अपन एक रेशियो निकालते हैं कि अगली स्क्रीन पे निकालते हैं इससे रेशियो। RP/RE का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा, 2/1। P यानी प्लेनेट होता है, E यानी अर्थ होता है, आपको पता है। इसको इक्वेशन 2 दीजिए। टाइम पीरियड का जो केपलर्स लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला होता है वो होता है T² समानुपाती R3। केपलर्स लॉ होता है। K नियतांक आएगा, इसकी वैल्यू 1 रखते हैं अपन। तो T² = किसके हो जाएगा, R3 के। स्क्वायर को इस तरफ लेके जाते हैं तो T किसके बराबर हो जाएगा, R⁴/3/2 के, R⁴/3/2 के। इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। T बराबर किसके हो जाएगा, R⁴/3/2 के, 3/2 के। T प्लेनेट, TP/में TE अर्थ, प्लेनेट का आवर्तकाल अपॉन में अर्थ का आवर्तकाल = RP/में RE की पावर क्या हो जाएगा, 3/2। अपन ने जो सेकंड इक्वेशन मानी थी उसमें RP/में जो RE की अनुपात वैल्यू मानी थी वो 2/1 मानी थी। 2 आगे इसको सोल्व करेंगे, 2/1 की पावर क्या रखेंगे, 3/2, क्या रखेंगे, 3/2। इसको आगे सोल्व करते हैं तो TP/में TE यानी जो प्लेनेट का टाइम पीरियड अपॉन में अर्थ का टाइम पीरियड = 2/1 की पावर 3/2, अर्थात ये होता है 2√2। क्या होता है, 2√2। √2 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.414 होती है, लेकिन 1.4 तक ही करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.8 आएगा। कितना आएगा, 2.8। तो TP/में TE का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2.8। अपन यहाँ पे लिखते हैं इसको। प्लेनेट का जो और अपॉन अर्थ का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2.8। प्लेनेट का अपन को आवर्तकाल यानी परिक्रमण काल ज्ञात करना है तो TP = क्या हो जाएगा, 2.8 मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, TE के। यहाँ से इसको थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। जो प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2.8 × TE अर्थ के, अर्थात 2.8 क्या हो जाएगा, वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपना ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन लग्जरी क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थानांतरण गति में संवेग के समतुल्य घूर्णन गति कभी भी बोल देता है तो उसमें जो भी चीज़ आती है वो घूर्णन में आती है, अर्थात एंगुलर में आती है। एंगुलर को अपन हिंदी में बोलते हैं कोणीय। तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं होगी, रेखीय लीनियर की कोई बात नहीं होगी, कोणीय यानी एंगुलर मोमेंटम की बात होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। समतुल्य घूर्णन गति में कुछ भी चीज़ आएगी वो तो एंगुलर में आएगी, कोणीय में आएगी, और कोणीय का अपने को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक सिरे से खुले हुए पाइप में कौन से सनादि उपस्थित होते हैं, ये आपको बताना है। विषम सनादि होते हैं। कौन से, विषम। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक सिरे से बंद पाइप में कौन से सनादि होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। यदि एक रोलर को आधार सहित मुक्त रूप का मतलब फ्री फॉल की कंडीशन आ जाती है, फ्री फॉल की कभी कंडीशन आती है तो उसमें टाइम पीरियड हमेशा क्या होता है, इन्फिनिट। कैसे होता है ये मैं आपको आज सोल्व करके बताता हूँ। यहाँ से अपन क्या करते हैं कि एक सरल लोलक था, ये क्या था, एक सरल लोलक था, ये क्या था, एक सरल लोलक था। इसकी रस्सी को यहाँ से काट के इसको मुक्त रूप से क्या कर दिया जाता है, नीचे गिरा दिया जाता है। मुक्त रूप से गिरता है तो इसका जो एक्सेलरेशन त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, जी के बराबर होगा। यहाँ से जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से ए माइनस जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ए माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, जी इफेक्टिव का मान कितना आया, जीरो। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन में जी होता है, जी इफेक्टिव होता है। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, जीरो, तो टी इज इक्वल टू 2π√L अपॉन में जीरो। जीरो का किसी में भी भाग लगता है तो क्या आता है, अनंत आता है, तो टी आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव या तो अपन को आंसर में दिया होगा, यदि नहीं दिया होगा तो अपना आंसर बी होगा, यानी दोलन ही नहीं करेगा। जब टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनेटिव अनंत होगा तो वह क्या करेगा, लोलक दोलन ही नहीं करेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, डोपलर प्रभाव का पालन नहीं होता है। डोपलर प्रभाव का पालन कब नहीं होता है, यदि ये ऑप्शन क्या है, ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि की चाल से क्या होता है, कम, रोंग। ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि की चाल से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शंस को भी अपन देख लेते हैं। टी ध्वनि स्रोत दोनों का वेग क्या है, इक्वल होगा, नहीं, रोंग हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कब, जब ध्वनि स्रोत का वेग ध्वनि की चाल से क्या होता है, अधिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये डोपलर प्रभाव तब नहीं लागू होता है। आपको पता होना चाहिए जो डोपलर प्रभाव वाला ये क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स में आया हुआ है, एनडीए में भी आया हुआ है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपके पीवाईक्यू है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपकी स्टडी कराता हूँ, क्योंकि बीएसएफ आरएम का जो बेस होता है उसके अनुसार मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना कि वीडियो एंड पे कैसी लगी आपको। अभी कमेंट करके आपको जय हिंद का नारा देना है, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास पहुंच सके। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो PDF होती है वो अवेलेबल कराई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या है, के बल नियतांक की जो मान स्प्रिंग, एक समान स्प्रिंग को 1:2, जो के नियतांक बल की जो एक स्प्रिंग है, के नियतांक बल की कोई स्प्रिंग है, इसको समान दो भागों में 1:2 भाग में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो छोटे व बड़े भाग के बल के नियतांकों का जो अनुपात होगा, छोटे व बड़े भाग के बल नियतांकों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। जो बल नियतांक होता है वो समानुपाती किसके होता है, या फिर इक्वल या फिर समानुपाती होता है, स्प्रिंग लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्प्रिंग लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है 1/L के, आपको पता होना चाहिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। छोटे भाग का और बड़े भाग का अपन निकालेंगे तो K1 में क्या निकालेंगे, K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2/L1। क्यों, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है इसमें, इसलिए L2/L1। यहाँ से L2/L1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, K1 K2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2। L2/L1 की वैल्यू क्या आई, 1/2, 1/2। इसका उल्टा करेंगे तो L1/L2 कितना आएगा, 2/1, अर्थात 2:1। लंबाइयों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2:1। क्यों, क्योंकि जो बल नियतांक होता है वो समानुपाती होता है, स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर 1/L के समानुपाती होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा अपन स्पीड से चलेंगे। मैंने अभी भी बताया था कि आपकी स्पीड जितनी मेंटेन होगी आप उतने ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है, सबसे पहले जो फोटोन होते हैं उनका विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फोटोन की ऊर्जा होती है वो होती है E = क्या होती है, hν होती है, hν। इसको अपन SC/λ भी लिख सकते हैं। H क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। C क्या होता है, प्रकाश वेग होता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको पता होना चाहिए। प्लाइन वेग क्या मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जो प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ होता है। लेकिन जो प्रकाश होता है वो गतिशील होता है। निर्वात में इसका जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम वेग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अपना जो स्क्रीन पर क्वेश्चन था, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन क्या है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। बी ऑप्शन क्या है, प्रकाश की इंटेंसिटी यानी तीव्रता पर। सी ऑप्शन क्या है, धातु के कार्यफलन पर। कार्यफलन को शो किया जाता है W0 से, ये इज इक्वल टू होता है hμ0, बाकी इक्वल होगा SC/λ0। आपको पता है कार्यफलन जो होता है वो दहलीय आवर्ती से कुछ आवर्ती देने पर
देहली ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा देने पर जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर गतिशील करने का यानी जो गति करने का प्रयास करता है उसे बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा को, आवश्यक ऊर्जा को अपन कार्यफलन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा निर्भर करती है वो किस पे करती है, प्रकाश की वेवलेंथ पे। आपको पता होना चाहिए लाइट की वेवलेंथ पे करती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मैंने भी बता दिया। ई बराबर एच म्यू होता है इसकी ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉनों की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सरल लोलक को चंद्रमा पे ले जाया जाता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा पे लेके जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होगा, कम होगा। कैसे, पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं तो पृथ्वी पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी होता है, लेकिन जो चंद्रमा पर होता है वो क्या होता है, G/6 होता है। कम हो गया ना, इसमें किसी चीज़ का डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है तो टी समानुपाती किसके होता है, 1/√g के। 1/√g के यानी गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम पीरियड यदि जी की वैल्यू क्या करेंगे अपन, डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता है कैसे, ये मैं भी बताता हूँ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g। जी की वैल्यू अपन कम करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पे G/6 होता है, कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मैंने कल कराया था आपको, 1:3 राइट आंसर आ रहा था। जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, नेत्रिका लेंस से कम होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होती है, या फिर द नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदर्शक की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा नेत्रिका की फोकस दूरी से हमेशा कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम। राइट आंसर बी ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी सी डी रोंग हो जाएंगे इसके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि जो शुद्ध संधारित्र होता है उसमें जो पावर एवरेज यानी जो औसत शक्ति वेव होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 0 होता है। वो कैसे होता है, जो पावर एवरेज होता है पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos फाई होता है, VI cos फाई होता है। फाई की वैल्यू अपन क्या मानते हैं उसके संधारित्र के केस में, शुद्ध संधारित्र के केस में 90 डिग्री। तो PY इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, VI × 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 होता है पावर एवरेज। ऐसे ही अच्छे चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे पावर एवरेज शुद्ध संधारित्र के लिए 0 होता है, वैसे अच्छे चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये शुद्ध संधारित्र वाला मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संगीत सम्मेलन के लिए बने होलों की दीवारों में क्या होता है। जैसे अपन संगीत सम्मेलन होते हैं उनमें बने जो होल होते हैं उनका जो मतलब होता है, अपन देखते हैं कि कई स्टूडियो होता है पढ़ाने के लिए, स्टडी कराते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जब जाली वाली ऐसे आती है ना तो वहाँ पे पर्दे लगा देते हैं। पर्दे लगाने से क्या होता है कि जो आवाज़ होती है वो गूंजती नहीं है, इसलिए यानी जो संगीत सम्मेलन में बने होल होते हैं वो क्या करती है, दीवारों को क्या करती है, दीवार होती है वो क्या करती है, ध्वनि होती है, यानी जो अपन बोलते हैं ध्वनि होती है, जो साउंड होता है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करती है। उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो बने होल होते हैं अवशोषित करती है, जिससे अपने डिस्टर्बेंस नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन पास्कल है जो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दाब का मात्रक होता है, प्रेशर का मात्रक होता है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दाब का वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया बल बटे क्षेत्रफल। ल्यूमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंडेला किसका मात्रक होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन थोड़ा तेजी से। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंग में जो कंपन आयाम होते हैं वो क्या होते हैं। अप्रगामी जो तरंगे होती हैं उनमें जो कंपन आयाम होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसे ग्राफ होता है, इनमें क्या होता है, ग्राफ होता है, ऐसे एंटी नोड 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 एंटी नोड ऐसे आता है। ये मैं आपको डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा एक वीडियो में, जिसमें आपको प्रस्पंद और निस्पंद के बारे में डिटेल से बताएंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको डिटेल से पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। अपना जो अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रगामी तरंग में जो कंपन आयाम होता है वो निस्पंदों पर क्या होता है, 0 होता है। निस्पंद पर क्या होता है, 0 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आज के सेशन की जो अपन एंडिंग करते हैं उससे पहले आपको बता दूं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर करना है आपको, हमें भी मोटिवेशन देना है, हमारे चैनल को भी आपको सपोर्ट करना है, इनके सब्सक्राइब बढ़वाने हैं आपको। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी के नाम से है, उससे जुड़ जाना है। वहाँ पे हमें PDF आपको देते हैं, अवेलेबल कराते हैं, तो आपको यहाँ की PDF आंसर सहित मिल जाएगी, आंसर शीट भी मिल जाती है इन क्वेश्चंस की। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अपन आज के जो सेशन में +25 क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट किया। अपन रोज़ाना ऐसे टास्क कंप्लीट करते हैं
और अपन ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहते हैं धमाकेदार। मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आज आपके लिए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि जो BSF RO एंड RM की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।